हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग सी टेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो ये कब का पेपर है? तो 4 फरवरी 2023 का पेपर है और मैथ का हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैथ में कितने क्वेश्चन सी टेट में पूछ रहे थे। तो 30 क्वेश्चन सी टेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके मैथ पेडागोजी के होते हैं। तो आज हम लोग मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। 20 अगस्त से आप लोग का पेपर होने वाला है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधि सम्मिलित करनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है, जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो। ऑप्शन बी, जो कम दिनचर्या वाले खेल पर आधारित हो। ऑप्शन सी, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। और ऑप्शन डी, जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के कैसे शिक्षण एवं अधिगम गतिविधि शामिल करनी चाहिए? तो जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर ही बढ़ा जाना चाहिए। बाद में गणित में अमूर्तन का महत्व समाविष्ट होना चाहिए। निचली कक्षाओं में महत्वपूर्ण है कि पहले चरण में मूर्त वस्तुओं पर आधारित गतिविधियां दी जाए, जिससे बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं व गणितीय चिंतन के बीच संबंध को समझने के लायक बना। और देखिए पॉइंट दिया है इसमें कौन कौन से, किस तरह से हमने इस बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो पॉइंट 1 दिया है, मूर्त से अमूर्त की ओर अधिगम कराएं, सरल से कठिन की ओर कराना चाहिए, उदाहरण से नियम की ओर, और चौथा दिया है खेल विधि आदि। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया, तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान प्रणाली, अबेकस या एबेकस जैसी हस्त कौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाइए। ऑप्शन बी दिया, दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट्ट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए। ऑप्शन सी दिया है, अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए। और ऑप्शन डी दिया है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम विद्यार्थियों से कहेंगे कि दशमलव संख्या को निरूपित करने के लिए उसे स्थानीय मान प्रणाली, अबेकस जैसी हस्त कौशल सामग्री के उपयोग के बारे में विद्यार्थियों को समझाएंगे। चलिए तो इसमें इसका पढ़ लेते व्याख्या। तो जब 7.37 और 7.4 में बड़ी संख्या पहचानने के लिए बच्चों को दिया गया, तो बच्चों के समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। इस त्रुटि का कारण है कि बच्चे दशमलव का स्थानीय मान नहीं समझ रहे हैं, सीधे संख्या देख के बता दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? दशमलव का स्थानीय मान नहीं देखते, सीधे संख्या देख के बताते हैं। अतः एक शिक्षक क्या करेगा? तो दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान प्रणाली, अबेकस जैसे हस्त कौशल सामग्री के उपयोग द्वारा दशमलव के स्थानीय मान को समझाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 5128 में 2707 को जब ऐड किया गया तो कितना आया? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 78,215 इसका आंसर आया। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन ए दिया है, विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहा है। ऑप्शन बी दिया है, विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात करके अपनी उत्तर की तुलना करने के लिए कहा है। ऑप्शन सी दिया, प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थियों को अपना उत्तर जांचने के लिए कहा है। और ऑप्शन डी दिया है,
विद्यार्थी को गणक यानी कि कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहा है। तो इसमें से त्रुटि ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी। क्या करेंगे आप लोग? विद्यार्थियों को कहेंगे कि विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात करना चाहिए और फिर अपने उत्तर की तुलना करनी चाहिए। इस तरह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है? तो ऑप्शन ए दिया ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करना, ऑप्शन बी दिया कोणों को मापने के लिए, ऑप्शन सी दिया ज्यामिति आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, और ऑप्शन डी दिया है प्रात स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन निरूपित करा? तो ऑप्शन सी ज्यामिति आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए। तो देखिए क्या होता है, टेसिलेशन का अर्थ होता है बिना कोई खाली जगह छोड़े बिना कोई खाली जगह छोड़े बिना या ओवरलैप किए बिना किसी सतह या तल को समतल आकृतियों से भरना। अतः ऐसी आकृतियों के एक पैटर्न के रूप में समझा जा सकता है जो किसी सतह को ढकने के लिए एक दूसरे के साथ पूरी तरह से उपयुक्त बैठती हैं। क्या कहलाती हैं? टेसिलेशन कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एनईपी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि, ऑप्शन ए दिया है परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके, ऑप्शन बी दिया कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, और ऑप्शन डी सी दिया है पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, और ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थी रट कर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एनईपी 2020 है वो जो विद्यार्थी पहले रट कर सीखते थे उस पर मतलब विद्यार्थी रट के ना सीखें बल्कि वास्तविक जीवन से समझ करके आगे बढ़े, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए, ऑप्शन ए दिया कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर, ऑप्शन बी दिया अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों पहेलियों एवं गतिविधियों पर, ऑप्शन सी दिया है पहाड़ों गणना आदि के रटंत अधिगम पर। तो देखिए रटंत तो कभी नहीं बल दिया, ऑप्शन डी दिया है प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्न को हल करने पर ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली या फिर विधि सीख सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों और पहेलियों एवं गतिविधियों पर केंद्रित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी 2020 के नीति के अनुसार एनसीएफएससी का मतलब क्या है? तो हमें क्या बताना है इसमें? हमें बताना एनसीएफएसई का फुल फॉर्म बताना है। क्या बताना है? एनसीएफएसई का फुल फॉर्म। तो देखिए ऑप्शन ए क्या दिया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एनसीएफएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी? तो ऑप्शन ए दिया समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना, ऑप्शन बी दिया विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, ऑप्शन सी दिया एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं को गोला बेलन घन आदि को लुढ़का कर और फिसला कर प्रदर्शित करना, और ऑप्शन डी दिया है सैमपट पर आकृतियों को बनाना और उनके समतल पृष्ठों एवं वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। तो देखिए समतल पृष्ठों वक्र पृष्ठों के बीच में यदि किसी विद्यार्थी को प्राइमरी स्तर पर अंतर सिखाना है कि दोनों में अंतर क्या होता है तो क्या करेंगे आप? उसके सामने एक पटरे का उपयोग करेंगे, त्रिविमीय वस्तु जैसे कि गोला हो गया, बेलन हो गया, घन
आदि को लुढ़का करके उनमें अंतर बताएंगे कि क्या क्या अंतर है, कैसे है। इससे विद्यार्थी जल्दी सीख जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा में गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का प्रमाण दे रहा है। तो ऑप्शन ए दिया, शिक्षक द्वारा यह बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी दिया, विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। और आप देखिए, अब इसमें क्या करना, इन तीनों में से हमें ऑप्शन चूज करना है कि सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो मैं आपको सही विकल्प बता देती हूँ, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, शिक्षक द्वारा बताए जाने की किसी एक प्रकार के प्रश्न को हल करना कैसे करना है, विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं सही है। ऑप्शन बी दिया, विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने, कलन विधि तो कभी भी याद करने पर बल नहीं देना, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी दिया, कार्यविधि के सटीक पुनरुत्पादन और कार्यविधि की समझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है, अत्यधिक महत्व आवश्यकता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्य विधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया, परवेज नाम का एक प्रवेज है, एक जो प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। प्रवेज कौन है, तो प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वह उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं को की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह डैश को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन ए दिया, वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा। ऑप्शन बी दिया, स्थानीय मान की अवधारणा। ऑप्शन सी दिया, संख्याओं के क्रम सूचक बोध। और ऑप्शन डी दिया, संख्याओं के गणन संख्या या फिर कार्डिनल बोध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संख्याओं की गणन संख्या कार्डिनल बोध। समुच्चय का अर्थ होता है विभिन्न वस्तुओं का संग्रह। और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, तो कार्डिनल संख्याएं सभी क्रमिक संख्याओं के संग्रह को दर्शाती हैं, वही कार्डिनल नंबर होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 26 दिया, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया, एक सार्व कक्षा परीक्षा। ऑप्शन बी दिया, एक प्रश्नावली। ऑप्शन सी दिया, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन डी दिया, निर्देशित शिक्षण। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है क्लास में पढ़ने का, अगर आप क्लास में क्रियाकलाप करवाने लगते हैं, कोई एक्टिविटी कराने लगते हैं, तो सबका इंटरेस्ट उसके तरफ बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राथमिक स्तर की NCERT की गणित की पाठ्य पुस्तक में विविध रूप से कहानियाँ, कविताएं और पहेलियाँ और खेल शामिल है। इसको सम्मिलित रूप से कहानियाँ, कविताएं, पहेलियाँ और खेल शामिल है, इसको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए देखिए, गणित के पाठ्यक्रम को कम करना। ऑप्शन बी दिया, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी दिया, बच्चों को फुर्सत की गतिविधियां उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी दिया, गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस देखिए, जो NCERT की जो प्राथमिक कक्षा की पुस्तक है मैथ की, उसमें क्यों इन सभी को विविध रूप से कहानी, कविताएं, पहेलियां और खेलों को शामिल किया गया है, क्योंकि बच्चे जो है गणित को अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकें, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया है, एक कक्षा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है। ऑप्शन बी दिया है, एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। ऑप्शन सी दिया, एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। और ऑप्शन डी दिया है, एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। तो इसमें से रचनावादी कक्षा को कौन निरूपित नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा है जो श्यामपट्ट से क्या कर रहा है, प्रश्नों को नकल करके लिख रहा है, इसलिए वो रचनावादी कक्षा का
नहीं माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए दिया है, बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। ऑप्शन बी दिया है, माता पिता की प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी है। ऑप्शन सी दिया, बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है। और ऑप्शन डी दिया है, सत्र अंत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। तो नैदानिक परीक्षा किस में सबसे उपयुक्त है? तो बच्चों की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो एक शिक्षक या फिर शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करता या करती है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और अपने शिक्षक से पूछता है, यदि मेरा कक्ष न ही आयताकार हो और न ही वर्गाकार हो और मैं उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, तो यह कैसे ज्ञात होगा? बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित किया गया है? तो ऑप्शन ए दिया है, एक मिनट रुक जाइए, क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी। ऑप्शन बी दिया, बच्चा विद्रोह पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन सी दिया कि बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है। और ऑप्शन बी दिया, बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। इसका आंसर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।